कल अपन ने बात संविधान चालू किया था। सबसे पहले बात की थी राज्य की, राज्य किसे कहते हैं। उसके बाद में बात की अपन ने राष्ट्र की, राष्ट्र के बाद में बात की देश की। ठीक है, कि ये तीनों शब्द क्या क्या चीजें डिफाइन करते हैं। उसके बाद में एक राज्य में कितने स्तंभ हो सकते हैं, अरे तीन। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब देखो विधायिका जब भी शब्द आएगा तो किसका प्रयोग करोगे, कौन सी दो चीजें याद दिमाग में आनी चाहिए आपके, संसद और विधानमंडल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो तो आनी चाहिए आपकी पार्लियामेंट। ठीक है, और आपको स्टेट में कौन आनी चाहिए, आपकी विधानमंडल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, संसद के हिस्से में शामिल कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। यहां तक की बात कर ली थी। अब देखो यही लोकतंत्र के तीन स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और आपका न्यायपालिका, यही तीनों स्तंभ थे। ठीक है, तीनों को अपन ने डिवाइड किया था, संसद में, विधानमंडल में। आपकी कार्यपालिका यहाँ कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होती है अस्थायी, दूसरी होती है आपकी स्थायी। स्थायी में कौन आते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी, जो आईएएस अधिकारी बनते हैं वो लोग। ठीक है, और स्टेट में कौन आ जाएंगे वहां पे, जो आरएस लोग बनते हैं वो। और यहाँ अस्थायी में कौन आएगा, आपका जितने मिनिस्टर होते हैं जो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और न्यायपालिका में एकल न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कौन जुड़ा हुआ है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या आपके सब डिवीजन कोर्ट। यहां तक की बात हो गई थी। ठीक है, अब देखो भारत में कार्यपालिका किसका हिस्सा है, विधायिका का हिस्सा है। ठीक है, तो अपन ने कल ये डायग्राम बनाया था कि विधायिका के सारे मेंबर ये बैठे हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि तुम लोग यहाँ संसद में उसको साथ में पढ़ रहे हो। संसद में क्या राष्ट्रपति को अपन साथ में पढ़ते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और जैसे लोक, राज्य एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, एलआरपी। अब देखो यहां इनको साथ पढ़ते हो तो ध्यान रखना, कभी भी ये मत बोल देना कि प्रेसिडेंट इनमें से किसी सदन का सदस्य है, नहीं है। इन सदन में से किसी का भी सदस्य ये नहीं होता है, ये बात दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो ये विधायिका में, यहाँ जो विधायिका है यहाँ दोनों मेंबर शामिल हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। देखो भारत में आप किसी को मंत्री बनाना है तो सबसे पहले वो किसका मेंबर होना चाहिए, विधायिका का मेंबर होना अनिवार्य है। यदि नहीं है और मंत्री बना दिया है, ठीक है, जैसे राजस्थान में एक घटना हुई थी अभी चुनाव से पहले, यदि आपको याद हो तो, कि एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया था जो चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी को सीट जीतने के लिए बीजेपी ने उसको क्या कर दिया था, मंत्री बना दिया। कोई बताएगा वो सीट कौन सी थी, हनुमानगढ़, गंगानगर, शायद गंगानगर के आज सीट है, या तो गंगानगर या हनुमानगढ़ है। टीटी नहीं है अपने, टीटी जो, ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट थे टीटी, उनको क्या कर दिया था, पहले ही मंत्री बना दिया गया था। ठीक है, लेकिन वो चुनाव क्या हो गए रे, हार गए। ठीक है, चुनाव हार गए तो उन्हें वापिस क्या क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। देखो होता क्या है, यदि किसी जो व्यक्ति इसका सदस्य नहीं है, विधायिका का, लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बना दिया है सरकार ने, तो उसे अगले 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। यदि वो 6 महीने में चुनाव नहीं जीत पाता है, ठीक है, तो उसे मंत्री पद से क्या करना पड़ेगा, रे त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसका उल्टा होता है अमेरिका में। अमेरिका में यदि कोई विधायिका का मेंबर है, वो कार्यपालिका का मंत्री बन ही नहीं सकता। उसको पहले यहाँ की सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, रे छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद में वो क्या कर सकता है, मंत्री बन सकता है। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ देखो विधायिका का हिस्सा कौन है, कार्यपालिका है, इसी के बीच से निकल के आ रहे हैं ये मंत्री। ठीक है, तो देखना जहां भी ये मंत्री विधायिका का हिस्सा होते हैं वहां कौन सी प्रणाली पाई जाएगी, रे संसदीय शासन प्रणाली पाई जाएगी, पार्लियामेंट गवर्नमेंट पाई जाएगी यहाँ। ठीक है, और जहां भी पार्लियामेंट गवर्नमेंट पाई जाती है ना, वहां कभी भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं मिलेगा आपको। जिसके दो एग्जाम्पल है, एक भारत, एक ब्रिटेन। यहाँ कौन सी प्रणाली पाई जाती है, संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, अर्थात जहां प्रधानमंत्री मुखिया होता हो, इसमें हमेशा मुखिया कौन होगा, मैन, राष्ट्रपति सिर्फ दिखावे का होगा, कार्य कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, तो यहाँ कभी भी आपको स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्यपालिका किसका हिस्सा है, रे विधायिका का हिस्सा होती है। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। कोई आपको पूछ ले कि संसदीय शासन प्रणाली में, पार्लियामेंट गवर्नमेंट में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण क्यों नहीं होता, क्लियर पावर सेपरेशन का सिद्धांत क्यों नहीं अप्लाई होता, क्योंकि कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका हिस्सा है, रे लेजिस्लेचर का क्या होती है, हिस्सा होती है। इसलिए ये क्या यहाँ स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं पाया था। ये लाइन लिख लिया आपने, यहाँ तक हो गया था कल। ठीक है, अब देखो आगे वाली, ये आपका अमेरिका है।
देखो अमेरिका में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं रे। ये अलग चुन के आएंगे, ये अलग चुन के आएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट के चुनाव देखो, अब कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति और मंत्री, उसके जो मंत्री हैं मिनिस्टर हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो किसका हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है। जो विधायिका होती है उसे क्या कहते हैं रे, कांग्रेस। क्या कहते हैं इसको, कांग्रेस। इसे कांग्रेस कहते हैं यहाँ, ठीक है। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, या नॉर्मल एग्जाम होती है वहां ये कई बार क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की जो विधायिका होती है, जो संसद होती है, इसे क्या कहते हैं रे, कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। ये कांग्रेस जो पार्टी नहीं है, इसका नामकरण भी यहीं से लाया गया है ये, ठीक है। तो दूसरा, कार्यपालिका जो होती है, देखो अब मैं भी क्या कर रहा था, यहाँ विधायिका का कोई लेना देना नहीं है, कार्यपालिका से फ्री है एकदम। यदि इसके सदस्य को मंत्री बनाना है, किसको, राष्ट्रपति को, तो पहले उसको सदस्यता यहाँ की क्या करनी पड़ेगी रे, छोड़नी पड़ेगी। छोड़ने के बाद में ही वो मंत्री बन सकता है। दूसरी बात, यहाँ मंत्री बनने के लिए चुनाव जीतना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई चुनाव जीत के नहीं आया है लेकिन उस क्षेत्र का उसको बेहतरीन ज्ञान है, ठीक है, तो राष्ट्रपति चाहे, जैसे जो बाइडेन है वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकता है रे, राष्ट्रपति मंत्री बना सकता है, ठीक है। और न्यायपालिका ये क्या है, यहाँ फ्री है, जैसे अपने यहाँ फ्री है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ दो बातें होंगी रे, अपने दोहरी विधायिका थी, यहाँ भी दोहरी विधायिका होगी, ठीक है। यहाँ अपने दोहरी कार्यपालिका थी, ड्यूल थी, अपने अपने यहाँ भी क्या है, ड्यूल है। यहाँ की स्टेट की अलग होती है, लेकिन ध्यान रखना अपने न्यायपालिका कैसी थी, एकल थी, सिंगल, यहाँ ड्यूल है। ध्यान रखना यहाँ दोहरी कार्य न्यायपालिका पाई जाती है, क्योंकि इनके सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ये सबसे बड़ी पावर है यहाँ के स्टेटों को, ठीक है। अमेरिका में सर्वाधिक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, सर्वाधिक पावर वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना उसके पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हालत खराब कर सकती है। भारत में ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रभावित कर दे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रभावित कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है स्टेट में, 356। एक और बता दो, एक तो भाई जब यदि शासन बिगड़ गया हो तब राष्ट्रपति शासन लगता है, एक जगह एक कारण और लगता है राष्ट्रपति शासन, नहीं पावर में नहीं लगता, 356 के तहत लग गया। लेकिन उसमें कार्य कारण क्या बताते हैं, कारण बोलते हैं कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने क्या कार्य करना सही तरीके से नहीं कर रही है, उनके हाथ में स्वशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन अप्लाई किया जाता है। एक कारण और है, जो प्रेजेंट टाइम में जो कई स्टेट सरकारें ये बातें बोल जाती हैं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार ये नहीं बोलते, जैसे कांग्रेस, जैसे बीजेपी ने कोई कानून बनाया, कांग्रेस वाले बोल देते हैं कि हम हमारे स्टेट में इसे लागू नहीं करेंगे। ये किसी के पास इतनी पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि सेंटर के बनाए हुए कानून को क्या कर दे, वो अमान्य घोषित कर दे। तो अनुच्छेद 361 के तहत भी यदि वो किसी कानून को मानने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, तब भी क्या कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट पावर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखना, दो तरीके से राष्ट्रपति शासन लगता है, या तो स्वशासन क्या हो जाए, सही तरीके से कार्य नहीं करे सरकार, ठीक है, तो 356 के तहत लगेगा। और यदि सेंटर के बनाए हुए किसी कानून को स्टेट क्या कर दे, अप्लाई करने से क्या कर दे, मना कर दे, तो वो कौन सी पावर हो जाएगी, अनुच्छेद 361। तो ये लिख दो एक बार, हाँ देखो ये लिखा हुआ, जहां जहां प्रेसिडेंटल पावर गवर्नमेंट पाई जाती है वहां इस पर शक्ति पृथक्करण पाया जाएगा, क्योंकि वहां कार्यपालिका कभी विधायिका का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। तो लिख दो और देख लेना रे, ये लाइन मैंने यहां लिख रखी है, मंत्री कभी भी विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, इसमें कभी नहीं होंगे, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अनुच्छेद 51 क तक आपका लेवल फुल लेके चलूंगा, 51 क के बाद में थोड़ा डाउन कर दूंगा, है 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 प्रत्यक्ष, हाँ जनता चुनती है, आप वोटिंग नहीं गिनी जाती, इनकी वोटिंग थोड़ी सी बस ये है, इनकी वोटिंग अलग तरीके से होती है,
ठीक है, अपने अपनी तरह से ईवीएम की तरह वोटिंग होके वो नहीं सिस्टम होता, इनका प्रेसिडेंट प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ध्यान रखने वाले, डायरेक्ट जनता चुनती है, चुनाव जीत के आना अनिवार्य है। जैसे भारत का राष्ट्रपति कैसे होता है, नॉमिनेट होता है, ठीक है, राष्ट्रपति अपने का चुनाव क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है मेरे को? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, इलेक्ट होके आता है बंदा, प्रेसिडेंट का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं करवाया जाता? डायरेक्ट जनता क्यों नहीं चुनती है? जो अपने द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, वो ही क्यों चुनते हैं उन्हें? पॉलिटी का हर शब्द एक नया खेल है। हाँ, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है, ठीक है, कि यदि आप उसको चुनते हो, डायरेक्ट चुनते हैं अपन, और फिर उनको पावर नहीं दें तो वो उनके पद की क्या हो जाएगी रे, तौहीन होती है एक तरीके से। ठीक है, तो दो व्यक्तियों को आप डायरेक्ट चुन के ला रहे हो और एक को पावर एक्स्ट्रा दी जा रही है, दूसरे को पावर नाम मात्र की दी जा रही है, इसलिए वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैसे चुना जाता है? डायरेक्ट चुना जाता है। लिख दिया? जल्दी कर यार। अब देखो, जो ब्रिटेन आएगा ना, ब्रिटेन, ये तीन इसलिए याद रखने हैं कि अमेरिका क्या है, ये पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश है, ठीक है, और ब्रिटेन ने अपने पे क्या किया है, राज किया है, और अपने संविधान में उसके बहुत से हिस्से आपको मिल जाएंगे जो ब्रिटेन से लिए हुए हैं। ठीक है, अमेरिका से और ब्रिटेन से और 1935 वाले अधिनियम से सर्वाधिक डेटा लिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों को अपन अलग से थोड़ा पढ़ते हैं। ब्रिटेन वाले में क्या होगा, देखो, अपने वाले में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के अंग है, ठीक है, न्यायपालिका क्या है, एकल है, अलग बैठी है। यहाँ तीनों ही क्या है, अलग है। लेकिन वहां क्या होगा, जो आपका ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन में ये संसद है, पार्लियामेंट है, अर्थात विधायिका है। ठीक है, ये पूरा डब्बा क्या है आपका, विधायिका है। इसमें से एक जो इस साइड वाला जो डब्बा है, इसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इस साइड वाले जो है इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। अब एक बात और है, नाम से बताओ पावर सबसे सर्वाधिक किसके पास होगी? हाँ, बस यही तो उल्टा सिस्टम है ना, ये नाम में लॉर्ड्स है, काम इनके पास कुछ नहीं है, बैठे हैं चुपचाप, नाम के लॉर्ड्स हैं। जो वहां के जमींदार नहीं होते, ठीक है, वो किस में हिस्से आते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। और जो जनता उन्हें चुनती हो, ठीक है, वो किस में आएंगे, हाउस ऑफ कॉमन में। तो जो मंत्री बनता है ना, वहां मंत्री कार्यपालिका में, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव तैयार की जाती है वो यहां से तैयार की जाती है, तो मंत्री यहां से बनाए जाएंगे, मंत्री और प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन का? ऋषि सुनक। ठीक है, तो वो किसका हिस्सा है, हाउस ऑफ कॉमन का हिस्सा है। हाउस ऑफ लॉर्ड से एक ही काम होता है, यहां से न्यायपालिका निकाली जाएगी। और न्यायपालिका में कौन, यहाँ के केवल 12 मेंबर जो सीनियर होंगे, ठीक है, वो किसका हिस्सा होंगे रे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हिस्सा होंगे। ठीक है, संसद यहाँ सर्वाधिक पावरफुल है। कैसे? संसद चाहे तो कार्यपालिका भंग, संसद चाहे तो न्यायपालिका भंग, तीनों की तीनों पावर किसके पास बैठी हैं, संसद के, अर्थात ताज के पास सर्वाधिक पावर होती है यहाँ। ठीक है, अपने संविधान में ऐसा नहीं है कि संसद चाहे तो कार्यपालिका को भंग कर दे, ना, नहीं कर सकती। जब तक जो पार्टी बहुमत में है और उसके पास विश्वास मत हासिल है, उसको वहां से कोई हटा नहीं सकता, जब तक वो अविश्वास में क्या नहीं हो जाए, फैले नहीं हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ संसद सर्वोपरि है। अपने कौन पर ऊपर है सर्वाधिक? यहाँ सर्वाधिक पावर संसद को है, अपने किसको है सर्वाधिक पावर? यहाँ सर्वाधिक पावर किसके पास है, संसद के पास है। संसद चाहेगी वैसा हो जाएगा। अपने सर्वाधिक पावर किसके पास है? संविधान के पास। संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से कानून
बनने चाहिए। यदि कानून गलत तरीके से बना दिया तो ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह देगा ये कानून आपने संविधान के अनुसार नहीं बनाया है, इसे हम नल एंड वॉइड क्या करते हैं रे, घोषित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये ब्रिटेन का हिस्सा है। ब्रिटेन में क्या होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, नाम का थोड़ा उल्टा चलना। ठीक है, सर्वाधिक पावर किसके पास होती है, हाउस ऑफ कॉमन के पास होती है। यहाँ से मंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से कौन बनेंगे, आपके न्यायपालिका। कितने सदस्य बनेंगे रे, 12 सदस्य। ठीक है, तो लिख दो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कांग्रेस ही कहते हैं, उसका नाम, उस सदन का नाम कांग्रेस ही है। दूसरा कार्यपालिका वाले का नाम देखना पड़ेगा, क्या नाम है उस सदन, उनमें ये वाला कांग्रेस वाला निम्न सदन। देखो जो चुन के आएंगे ना, सीधा आपको बात बता दूं, जिनके पास हकीकत पावर होती है वो होते हैं निम्न सदन के कैटेगरी में आएंगे सारे के सारे। और ठीक है, और जो दूसरे बैठे हैं वो कौन से आएंगे, आपके उस सदन की कैटेगरी में आएंगे। हाँ, और यहाँ कार्यपालिका निम्न सदन है। हाँ, किसमें, राष्ट्रपति वाले को। हाँ, कांग्रेस उस सदन है तो। हाँ, सीनियर वाला कौन सा आ गया, सीनेट। तो सीनेट, तो सीनेट इन्हीं को कहते हैं, सीनेट और ये के नाम का आपका हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट इन्हीं का दूसरा नाम है कांग्रेस वालों का एक तरीके से। हाँ, उस ये सीनेट उस सदन है आपका। आप यदि हॉलीवुड मूवी देखते हो तो कि फलाने सीनेट से मिलो, उससे मिलो, फलाने, आपने देखा है सीनेट का नाम आता है बार बार। हाँ, तो वो सीनेट, ये सीनेट बोलते हैं इसको। पॉलिटी में क्लास बंक मत करना रे गलती से भी। नहीं, पॉलिटी ऐसा खेल है कि पीछे वाला यदि गायब हुआ ना, और आगे वाला तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये बोलोगे ये पढ़ा क्या रहा है। और यदि गलती से बंक हो भी जाए तो आने से पहले यूट्यूब से क्लास लेके आना। क्या पता कई बार काम हो जाता है, इमरजेंसी हो ही जाती है। लिख दिया, जल्दी लिखो रे पीछे वाले। तो वो दोनों पेन क्यों चला रहे हैं फिर। हाँ, अब देखो रे, अब बात आएगी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, अब एक बार रुक जाओ, अब एक बार थोड़ा सा खेल समझ लो। एक बार समझ गए ना यहाँ से इस खेल को, तो यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि संविधान सभा की शुरुआत हुई कहाँ से थी हकीकत में। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी सन 1895। कोई नाम बता सकता है उस व्यक्ति का जिसने 1895 में एक तरीके से संविधान सभा के शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या लिख रही है, 1895 में संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि उसने इनडायरेक्ट बात संविधान सभा की थी। बाल गंगाधर तिलक,
तो सबसे पहले यह आदमी था जिसने किसकी बात की थी रे? स्वराज की बात की थी। किसकी बात की थी? स्वराज की बात की थी कि भाई हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? शासन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला आदमी है जिसने क्या कहा था, लेकिन इसने कभी भी संविधान सभा के शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैं बार बार ये बात बोलता जाऊंगा, जहां मैं ये बोलूं कि यहाँ संविधान सभा के शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां से प्रयोग शुरू होगा। लेकिन यदि आपको कह दे यदि कि भाई पहले सबसे पहले भारतीयों के शासन की बात किसने की, तो कौन आ जाएगा? आपका बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद में बहुत बड़ा गैप आएगा और बाद में आते हैं 1922 में महात्मा गांधी। ठीक है, कौन आएंगे रे? महात्मा गांधी। इस आदमी ने भी एक ही बात बोली रे कि स्वराज अर्थात शासन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसने इस लाइन का क्लियर प्रयोग किया था कि हाँ, जो हमारा शासन है वो कौन करे? भारतीय करे, अंग्रेजों के द्वारा शासन नहीं किया जाना चाहिए। इस लाइन का इन्होंने प्रयोग किया था। और इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? कि भाई स्वराज होना चाहिए। ठीक है, स्वराज स्थापित किया जाना चाहिए। इसके बाद में आएंगे 1928 में नेहरू समिति। नेहरू समिति अध्यक्ष बताइए कोई? हाँ, किसकी? रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलता। बात की हो नहीं की हो, रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा ऑफिशियल तरीके से। ठीक है, अब देखो 1895 में कौन था? आपके बाल गंगाधर तिलक। 1922 में कौन आते हैं? महात्मा गांधी। जो क्या बोलेंगे? स्वराज की बात करेंगे। 1928 में एक समिति आती है, नेहरू समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नहीं है यहाँ। जो चेयरमैन थे इसके कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इनके इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था? नेहरू समिति गठन की गई। और इस समिति ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि संविधान, जो संविधान बनेगा भारतीय, वो किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। फिर इन्होंने एक ड्राफ्ट भी पेश किया था, एक प्रारूप पेश किया था संविधान सभा का। इन्होंने एक प्रारूप पेश किया, लेकिन इन्होंने भी संविधान सभा की बात अब तक नहीं की है। ना 1895 में हुई है, ना 1922 में हुई है, ना 1928 में हुई है। अब एक व्यक्ति आएगा 1934 में, एमएन रॉय, मानवेंद्र रॉय। इस व्यक्ति ने क्लियर तौर पे यह कहा कि संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए और उस संविधान सभा के सदस्य कौन हो रहे? भारतीय हो। इस व्यक्ति ने सबसे पहले इंडिविजुअल तरीके से, यहां आगे एक शब्द लाइन और बनेगा, क्वेश्चन कि आगे कांग्रेस पार्टी आएगी तो पार्टी के तौर पे अलग बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले यदि संविधान सभा की बात की तो वो कौन है? आपका एमएन रॉय, मानवेंद्र रॉय। ये आदमी पहले कांग्रेसी था, बाद में आके आगे जाके क्या बन जाएगा रे? कोई बता सकते हो इस आदमी की हिस्ट्री मानवेंद्र रॉय की? इन्होंने नहीं लिखा था वर्मा का, वो बीएन राव है। मानवेंद्र रॉय की कोई हिस्ट्री बता सकते हो थोड़ी बहुत? ये आदमी 1956 के आसपास तक रहेगा कांग्रेसी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहेगा। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को छोड़ देगा और कम्युनिस्ट को धारण कर लेगा। ठीक है, तो इस आदमी की अलग हिस्ट्री है पूरी की पूरी। हाँ, इसके बाद में देखो 1895 से 1922, 1922 से 1928, 1928 से 1934, अब आएगी 1935। और यहाँ जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम की, कौन थे ये? कांग्रेस। कांग्रेस ने पहली बार कहा, आदि यानी ऑफिशियल तरीके से लेटर जारी करके कि भारतीयों के द्वारा क्या बनाई जानी चाहिए? संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। तो यहां से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं रे कि व्यक्ति तौर पर सबसे पहले किसने कहा? मानवेंद्र रॉय ने। कब कहा? 1934 में कहा। और पार्टी के तौर पर सबसे पहले किसने कहा? कांग्रेस ने। और कब कहा? 1935 में। ठीक है, अब देखो यहां तो इन्होंने सिर्फ संविधान सभा का बोल दिया कि हाँ संविधान सभा क्या करनी चाहिए रे? बनानी चाहिए। लेकिन 1938 में नेहरू, अब नेहरू देखो अकेले नहीं है यहाँ, नेहरू ने अकेले कोई भाषण नहीं दिया है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने ये कहा कि संविधान सभा को भारतीय बनाएंगे, और एक लाइन और जोड़ दी, और वो भी किसके द्वारा रे? सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा। अर्थात डायरेक्ट इलेक्शन किया जाएगा
ठीक है, जो यूनिवर्सल इलेक्शन वोटिंग होती है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब तक देखो यहां तक ये लोग यही कह रहे थे कि हम संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम संविधान सभा बनाएंगे कैसे। पहली बार यदि किसी व्यक्ति ने कहा था, नेहरू ने, किसको रिप्रेजेंट करते हुए, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए, कि हम संविधान सभा तो बनाएंगे लेकिन किसके द्वारा रे, सार्वभौमिक मताधिकार, अर्थात जो अपन वोटिंग करते हैं ना, जो 18 साल वाले, या पहले कितने का था, ये 21 साल का था। ठीक है, उस आधार पर हम क्या बनाएंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। यहां तक इनकी कोई नहीं सुन रहा है रे, एक भी अंग्रेज का कोई कान पे से जू भी नहीं रेंग रही है, चुपचाप बैठे हैं सारे के सारे, बोले ऐसे ही कर रहे करने तो। लेकिन अब यहां बताओ रे, ये कौन सी साल है, 1938? ऐसी कौन सी विश्व की घटना थी जो इस टाइम पे शुरू हो गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण कौन था? हिटलर। ठीक है, वैसे तो वर्साई की संधि थी मेन कारण तो, लेकिन यदि अपन किसी व्यक्तिगत तौर पे आए तो कौन था? हिटलर। ठीक है, हिटलर के फैन कौन कौन है? हिटलर का फैन कौन कौन है कोई? यदि आप हिटलर को फैन नहीं हो तो गलत बात है, हिटलर को पढ़ना एक बार। उसने अपने देश के लोगों में भावना जगाने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक दिया। यदि किसी में आपको यदि देश की भावना जगानी हो, ठीक है, यदि ये चाहते हो कि देश के प्रति भावना जागे तो पूरे देश को युद्ध में झोंक दो, सबसे बढ़िया बात है वो, सब में भावना जाग जाएगी, क्योंकि मरने का डर सबको लगता है। ठीक है, अब देखो रे, यहां क्या हुआ कि हिटलर क्या कर रहा था, जो तानाशाही अपना रहा था, वो सेम की सेम बात कौन कर रहे थे? यहाँ अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेज, ये क्या चक्कर है इसका यार? तो मैं तो इतनी दूर खड़ा था। हाँ, किसने? 1900? स्वदेशी आंदोलन था शायद वो तो। क्रॉस चेक करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना डेटा हमने पढ़ा आज तक उसमें हमें कभी नहीं मिला ये। चालती तो बंद हो जाए है, खुद ही पाचा चालू ही है। हाँ रे, देखो यहां तक क्या था कि अब देखो हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, अब हिटलर की नीति को कौन अपना था? ब्रिटेन अपना रहा था। तो यहाँ के जो नेता थे भारत के नेता ने क्या किया कि ब्रिटेन को उजागर करने के लिए बार बार ये घटनाएं करने लग गए। ठीक है, लास्ट में हार के ब्रिटेन को ये बात माननी पड़ी और ब्रिटेन की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया। कौन सा प्रस्ताव था रे? अगस्त प्रस्ताव। कब पेश किया गया, कोई बता सकता है? 1940 में। ठीक है, लेकिन इन्होंने देखो कोई लेटर जारी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सैद्धांतिक यानी औपचारिक तौर पे क्या कह दिया कि हम संविधान सभा का निर्माण आपको कर देंगे। ठीक है, लेकिन कब करेंगे? युद्ध के बाद। ठीक है, लेकिन केवल औपचारिक तरीके से, किसी प्रकार के कोई लेटर या ऑफिशियल तरीके से नहीं किया गया था। औपचारिक तरीके से क्या किया गया? संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन क्या कहा गया कि युद्ध के बाद हम संविधान सभा क्या कर देंगे रे? निर्माण करेंगे। इसके बाद में पहला मिशन आएगा रे, ये भारतीयों ने ठुकरा दिया, ये भारतीयों ने बात नहीं मानी। ठीक है, तो भारतीयों को दोबारा रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया। वो कौन सा था आपका? क्रिप्स मिशन। कब आया था? 1942 में। ठीक है, ये जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स हैं, ये क्या थे? वहां के मंत्री थे।
ठीक है, किसके? ब्रिटेन सरकार के। ये भारत में आते हैं और भारत में आए क्या कहते हैं कि हम आपको संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से जारी किया गया था लेटर कि हाँ भारतीय खुद संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है, और जो निम्न प्रांतीय सदन नहीं है, ठीक है, जो प्रोविजंस है, ठीक है, वहां के सदस्य क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से किसको निर्वाचित करेंगे रे? संविधान सभा को निर्वाचित करेंगे। लेकिन वो भी कब करेंगे? हम युद्ध के बाद ही करेंगे। आज इसी टाइम पे हम संविधान सभा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लास्ट में संविधान सभा के निर्माण के लिए एक समिति पेश की जाती है। वो था आपका कौन सा मिशन रे? कैबिनेट मिशन। इसे कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? कब आया था रे ये? 1946 में। कब आया था? 1900। हाँ, एक चीज, जो ये क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव था ना, ये मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था। ये मुस्लिम लीग पार्टी ने ठुकरा दिया था। इसको क्यों ठुकराया था? वो ये कह रहे थे कि भारत के दो टुकड़े करो। ठीक है, दो स्वायत्त हिस्से कर दो आप, ऑटोनोमस हिस्से। स्वायत्त कार समझते हो रे? स्वायत्त, तो वो तो किसी के अधीन भी तो हो सकता है। ठीक है, अपने फैसले लेने के लिए आप पूरी तरीके से क्या हो रहे? फ्री हो। आपके ऊपर किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई अधिकार ना रहे। वो आपकी क्या कहलाती है? स्वायत्ता। स्वायत्ता बायोलॉजी में भी आता है रे। कहां आता है? ऑटोनोमस ऑर्गन। हाँ, ऑटोनोमस ऑर्गन जो अपने फैसले लेने के लिए फ्री है। एक दिन मैंने क्लास में बात की है इसकी। तंत्र तंत्र खुद फैसले लेने से कहा स्वतंत्र है, कुछ नहीं कर सकता वो खुद। अरे ऐसा जिसको पूरी तरीके से बाहर वाले डीएनए की या सेंटर की या मस्तिष्क का आदेश नहीं चाहिए, वो कुछ कार्य अपने कर सकता है। इसलिए अपन ने कहते हैं अर्ध स्वायत्ता, अर्ध स्वायत्तांक। कई नाम आया था अर्ध स्वायत्त कोशिकांक। कोशिका में दो है, दो हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड नहीं। दो ऐसे ऑर्गन हैं जो अर्ध स्वायत्त हैं, जो अपने फैसले लेने के लिए खुद फ्री हैं, कुछ फैसले लेने के लिए, इसलिए उनको अर्ध बोलते हैं। लीवर नहीं। अरे माइटोकॉन्ड्रिया एंड हरितलवक दोनों के पास खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। वो खुद की प्रोटीन बना सकते हैं। शरीर के लिए सबसे मेन चीज क्या है रे? प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने के लिए सबसे मेन चीज क्या है? डीएनए। डीएनए से आरएनए। ठीक है, तो इनके पास खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, वो भी कौन सा? वर्गाकार। तो ये चीजें पढ़ा करो रे। हाँ, क्रिप्स मिशन ने आने के बाद में जो आपकी कौन सी थी? मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसने क्या कर दिया? इसको अस्वीकार कर दिया। और इन्होंने कहा कि भारत के कितने टुकड़े कर दो रे? दो टुकड़े कर दो। ठीक है, जिसमें दोनों की क्या होंगी? संविधान सभाएं पूरी तरीके से क्या होंगी? अलग अलग होंगी। लेकिन आप देखो, जो कैबिनेट मिशन आया था उसने मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव था उसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया कि भारत एक ही रहेगा, हम किसी इसके टुकड़े नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कितने सदस्य आए थे रे? 3 आए थे। कोई बताएगा कि इसको कैबिनेट मिशन ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये जो तीनों सदस्य थे ना, ये वहां के मंत्री थे, कैबिनेट के हिस्से थे। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको कैबिनेट कहते हैं। एक था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक था आपका जो पहले वाला, जो पहले आके गया था, कौन सा रे? क्रिप्स। ठीक है, और एक था आपका एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य आए थे। ठीक है, इन 3 सदस्यों ने वही बात जो पहले थोड़ी बहुत हुई थी कि हाँ संविधान सभा बनाएंगे। यहां देखो दो चीजें नई निकल के आएंगे कि संविधान सभा बनाई जाएगी भारतीयों के द्वारा, लेकिन उसके जो मेंबर होंगे, जो वोटिंग करेंगे, वो कौन होंगे? प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडल होंगे। ठीक है, जो प्रोविजंस है वो होंगे। ठीक है, इनके भी कौन से सदस्य रहे? निम्न सदन के। कौन सदन के सदस्य होंगे? ये निम्न सदन के सदस्य होंगे। ठीक है, और दूसरा जो निर्वाचन पद्धति होगी वो कैसी होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व है वह एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, जो निर्वाचन पद्धति होगी वो कौन सी होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा एकल संक्रमणीय मत। ये लाइन तो आपको देखो अभी समझ में आ जाएगी। वो वाली है ना आगे वाली, ये तब समझ में आएगी जब अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे।
ठीक है, तो उसको एक बार याद कर लेना कि एकल संक्रमणीय मत होते क्या है। ठीक है, ये आपको तभी समझ में आएंगे क्योंकि यहाँ इसको मैं समझाने बैठ गया ना तो पूरा टॉपिक आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगी, ये आज के दिन अपने चलती भी है, इसको अपन आज के दिन लागू भी कर रखा है। कैसे, देखो होता क्या है, उस टाइम पे कौन कौन से मुख्य धर्म हुआ करते थे? मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई, ये जैन वैन तो सारे इसी के हिस्से हैं। ठीक है, अब देखो तीन मेन धर्म थे, कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और हिंदू। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कि भाई मुस्लिम जहां जहां है वहां की सीटें किसको दे दी जाए? मुस्लिमों को दे दी जाए। जिस बेल्ट में सिख ज्यादा है वो सीटें किसको दे दी जाए? सिखों को दे दी जाए। और जहां कुछ भी नहीं है वहां सीटें किस में रह जाएंगी? अब देखो मुस्लिम लीग को अलग से 78 सीटें दी जाएंगी प्रतिनिधित्व के तौर पे, ये कहलाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व कि आपकी सीटें फिक्स कर दे। जैसे आज के दिन एसटी और एसटी की सीटें क्या होती हैं? कुछ फिक्स होती हैं। जैसे आप अपने सरपंच के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव में ये आता है कि कौन सी कैटेगरी का बंदा चुनाव लड़ेगा। आपको पता है इस चीज का कि महिला चुनाव लड़ेगी, पुरुष लड़ेगी, एससी की लड़ेगी कि एसटी की लड़ेगी, जनरल की लड़ेगी या ओबीसी की लड़ेगी, आता है ना। ठीक है, ये कहलाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व है कि आप फिक्स कर दो कि इस सीट से बंदा यही चुनाव लड़ेगा। ठीक है, आज के दिन यही रिप्रेजेंट करेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है? आपकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी आप सीटों का बंटवारा कर दो कि निम्न इतनी सीटों पे ये बंदे लड़ेंगे, इतनी सीटों पे इस कैटेगरी के बंदे लड़ेंगे और इतनी कैटेगरी पे क्या कर लड़ेंगे? ये लड़ेंगे। ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकता है, आज तक तो बना नहीं है लेकिन बनना चाहिए था अब तक। ठीक है, कि जो संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे उनकी जो सीटें मुस्लिम, सिख और हिंदू, ध्यान रखना हिंदू यहाँ सामान्य कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आए थे, ये चीज ध्यान रखना, कहीं हिंदू नहीं लिखा हुआ है, सामान्य सीटें लिखा हुआ है। और सामान्य सीटें में कौन थे? हिंदू थे। ठीक है, हिंदू जब आप पढ़ो ना तो ईसाई जैन सारे के सारे किस में आ जाएंगे? हिंदू कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखना यहां से एक क्वेश्चन आता है, जैसे आज के दिन अपने जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चल रहा है वो चल रहा है आरक्षण के आधार पर। ठीक है, SC ST कैटेगरी वाइज चलता है। यहाँ देखना, यहाँ कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं था, ये धर्म वाइज था, ये रिलीजन के बेस था। तो ये चीज ध्यान रखना, यदि आपको कोई पूछ ले कि जब संविधान सभा के जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है, उस टाइम पे जो सीटों को बंटवारा किया गया था वो किस आधार पर था? किस आधार पर था? धर्म के आधार पर, मुस्लिमों को अलग, सिखों को अलग और हिंदुओं को अलग। ठीक है, और कुल सीटें कितनी थी आपकी? 389। इसको आगे लिखेंगे, पहले इतना लिख दो। क्रिप्स, क्रिप्स ही है। देखो रे, इनको याद करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लेकिन इसका हिंट बताऊं याद करने का। सबसे पहले ये ईयर याद कर दो, यदि ये सन याद हो गए ना बाकी काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। 95, 22, 28, 34, 35, 38, 40, 42, 46। और ये क्वेश्चन आपके है ना, ये क्वेश्चन जब भी आता है तो 90% बच्चे है ना गलत करके आते हैं रे। कि 1928 में बनाई गई नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन आता है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आज तक उसी को सबसे ज्यादा सुना है लोगों ने, तो पहला ऑप्शन वही करके आते हो। हाँ वो कर दो। और जो ग्रुप में क्वेश्चन डालता हूँ ना, हाँ सुनो रे, जिनके पुराने वाले हैं, जिनकी फिजिक्स पूरी हो गई है, कल से मैंने फिजिक्स से क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए तो उनको करना शुरू कर दो। और उन क्वेश्चनों को करते समय मैं पहले भी बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन बनाता हूँ मैं खुद बनाता हूँ, जिनको कॉपी नहीं करता हूँ थोड़ा सा खोपड़ा लगा के कर लिया करो उनको, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोगों ने जिन्होंने भी क्वेश्चन किए हैं उनके सर्वाधिक दो ही क्वेश्चन गलत हुए होंगे, या तो चाल का मूल मात्रक या वाहनों के द्वारा मापी जाने वाली दूरी। क्योंकि तुम लोग वहां दूरी नहीं पढ़ रहे थे, तुम लोग वहां पढ़ रहे थे चाल।
या आपका लास्ट वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है, जिसमें था कि कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक, और जो आपका शक्ति का मात्रक क्या है आपका वाट है, और ऊर्जा का मात्रक क्या है रे न्यूटन है। उसमें बताऊं क्या वहां तक गलती नहीं की होगी, गलती की होगी निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पढ़ रहे होंगे सही है, और पहला ऑप्शन सही है का ही था। देखना है थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा फर्क है। टॉक अबाउट स्वराज एंड डिमांड ऑफ स्वराज। बाल गंगाधर तिलक ने बात की थी स्वराज की, मांग नहीं की थी। और महात्मा गांधी ने क्या की थी रे, मांग की थी। लिख दिया। ये आपके एम एन रॉय साहब आ गए हैं। सर्वाधिक दोनों महत्वपूर्ण लाइनें हैं ये। एम एन रॉय एंड कांग्रेस पार्टी, इनको करते समय है ना दो शब्दों का प्रयोग का ध्यान रखना रे। यदि आपको व्यक्तिगत तरीके से पूछे कि व्यक्ति के तौर पे किसने किया था, तो कौन आएगा, एम एन रॉय। और यदि आपको ये पूछ ले संगठन पार्टी, ठीक है, तब कौन आ जाएगा आपका, कांग्रेस। शब्दों का खेल है, पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ शब्दों का खेल है। अरे क्या लग रहा है आपको, आरसीबी प्लेऑफ खेलेगी है? अब तो दो ही टीमें बची हैं, या तो आरसीबी खेलेगी या चेन्नई खेलेगी। इसके अलावा दूसरी टीम तो मेरे को दिख नहीं रही है। क्योंकि कल वाला मैच टाई होने के कारण बारिश की वजह से रद्द हो गया था, दोनों को एक पॉइंट मिल गए थे। यदि हैदराबाद हार जाती कल, तब खेल अलग होता टेबल का। आज जो नए कौन कौन है, कल और आज में नए कौन कौन आ रहा है, एक बार ऊपर याद करना। एक दो तीन चार, चार तो इधर बैठे, एक पांच, एक छह, छह ही हो गया रे। अतुल, अतुल तो बहुत नया है, कल ही तो आया है ये तो। वो दो तीन लड़कियां तो ऐसे देखने आती हैं क्लास में कि सर सही पढ़ा रहे हैं, बच्चे सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो दो तीन लड़के भी आते हैं ना वो जानी के साथ, वो भी यही चेक करने आते हैं। क्या नाम है उनका, नंदू, मोइन, एक दो और भी तो है उनमें से। अब नाम तू क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ लिख दिया रे। यहाँ देखो रे, ये तीनों है ना अपने हिसाब से तीनों क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ इसने सर्वप्रथम बात की है संविधान सभा की व्यक्तिगत तौर पे। कांग्रेस पार्टी की ने पहली बार ऑफिशियल तरीके से किया है, संविधान सभा की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की है। और यहाँ देखो इस लाइन से ये मेन क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने सबसे पहले किसकी बात की है रे, यहाँ पे सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, यूनिवर्सल इलेक्शन वोटिंग की बात की है।
बस ये तीनों अपने जो शब्द है ये अपने बारे में, अपने यहाँ एक जगह क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रख लेना। 1934, 35 और 38, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक तो कौन बोल रहे थे, भारतीय बोल रहे थे। इसके बाद में कौन बोलेंगे, अंग्रेज बोलेंगे, ठीक है। तो वो अंग्रेजों के तीनों मिशन यहाँ आ जाएंगे। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल, सिर्फ औपचारिक तौर पे है, किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है। और पहली बार यहां जो बात की है, देखो, इलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहां से एक क्वेश्चन बनता है रे कि जो संविधान सभा थी वो किन के द्वारा निर्वाचित की जानी थी, प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा। और जो क्रिप साहब प्रपोजल लेके आए थे उसको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था रे, रिजेक्ट कर दिया था। और किस चीज की बात की थी कि दो ऑटोनॉमस पार्ट कर दिए जाएं भारत के, और दोनों की अपनी क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो। अरे साइंस वालों बोर तो नहीं हो रहे पॉलिटिकल में, नहीं हो रहे ना, हो रहे हो। यदि आप पॉलिटिकल में बोर हो गए तो फिर आप साइंस पढ़ के नहीं आए हो, सही कहता हूं। मेरे को साइंस से अच्छा सब्जेक्ट ये लगता है, जबकि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं कंप्लीटली। पॉलिटिकल को आपको जीना शुरू करना पड़ेगा। आप ये मानो कि ये संविधान आप ही बना रहे हो अभी, अपन इसके मेंबर हैं, मानना पड़ेगा आपको। जल्दी चीजें याद होंगी। अपन राष्ट्रपति बढ़ेंगे, अपने आप को राष्ट्रपति मान लो, अच्छा मेरे पास ये पावर भी है, मेरे पास ये पावर भी है। एक दिन रूम पे राष्ट्रपति बन जाओ जाके, और सामने सारी प्रजा को बिठा लो। यदि आपको, देखो मैं बताऊं, जीके जीएस को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता दूं आज ही। यदि आपके पास कोई सुनने वाला है ना आपकी, कि आप बोलो तो समा बन जाए, और ये ना देखे कि कितना टाइम हो गया है, तो आप है ना याद करो और बकना चालू कर दो। मैं कह रहा हूं इतनी जल्दी कोई चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि सामने से जब क्रॉस क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, मैं बता रहा हूं पढ़ाना धरती का सबसे बेहतरीन काम है। क्यों काम है? क्योंकि यहाँ आप जब सामने से क्रॉस क्वेश्चन करते हो ना, तो कई बार हमारे भी दिमाग में अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, यदि आपकी कोई सुनने वाला है, या आप जबरदस्ती सुना सकते हो बिठा के, बोले बैठ जा, ठीक है, तो ये काम चालू कर दो जीके जीएस में। और कोशिश किया करो रूम पे क्या थोड़ी मारवाड़ी शब्दों का प्रयोग करो पढ़ाते टाइम। बोले यार तने बताओ, देख संविधान सभा क्या बनी, देख अत्ता आदमी आया 1895 में बाल गंगाधर तिलक आयो, अया बोलो। पाक 1922 में महात्मा गांधी जी आया, वह यहाँ बोल के गया। आखिर कोई कौन सुनी। पाक 1928 में दोबारा आया मोतीलाल नेहरू साहब। अब तक सारा बक बक कर रहा, कदे संविधान सभा को प्रयोग ही कौन करियो शब्द को। 1934 में मानवेंद्र रो आए, उन्होंने संविधान सभा क्या किया रे, शब्द का प्रयोग किया।
और थोड़ी सी देखो एक बात हूँ, पॉलिटी पढ़ो ना आप तो ये जो आजकल रील पे पॉलिटी की बातें बहुत आती हैं, ये कर दिया था, वो कर दिया था, फलान कर दिया था, उनसे पहले दूर रहना। नहीं, पॉलिटी पढ़ने का इंटरेस्ट खो दोगे आप। वो क्या है, नए नए डिग्री लेके आए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से, जो डिग्रियां कहीं काम नहीं आती। लिख दिया यहाँ तक। ये लाइन लिख दो पहले। ये बात मेरे को मत बोला करो टाइम हो गया, क्योंकि मैं सामने वाली क्लास खा सकता हूँ। आपको यहाँ सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है। एक तो ये याद रखना, आया कब था। कई बार क्वेश्चन आता है रे कि कौन से मिशन के द्वारा संविधान सभा का असली प्रपोजल आया था। तो कौन था जिससे संविधान सभा बनी थी। तो ये लास्ट प्रपोजल है, कैबिनेट मिशन। इसके बाद में कोई प्रपोजल नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने सदस्य तक डिसाइड कर दिए थे कि मैक्सिमम सदस्य कैसे होंगे, कहां कहां से चुने जाएंगे, वो सारा काम इन लोगों ने कर दिया था। तो ये लास्ट प्रपोजल है अंग्रेजों की तरफ से, और जो भारतीयों के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा लास्ट में। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया था रे, जो कैबिनेट मिशन था, इन्होंने जो मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव था, जो प्रपोजल मुस्लिम लीग ने रखा था, उसे क्या कर दिया था रे, रिजेक्ट कर दिया था कि भारत क्या रहेगा, अकेला एक ही अभिन्न अंग बन के रहेगा। 1900 में थोड़ी हुई है, 6 में ही हुई होगी जना। यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना रे। और एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज का हिंट जोड़ते चलो आज से। जहां ये लिखा हुआ मिले ना कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष था, या ये फलाना चुनाव कैसा होता है रे, अप्रत्यक्ष होता है, वहां आपको साथ में ये हमेशा मिलेगा। ये चीजों को दोनों को ध्यान रखना। जहां भी चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होते हैं, वहां एकल संक्रमणीय मत पक्का आएगा। यदि आप इसको यदि समझना चाहो तो थोड़ा सा बहुत इंग्लिश से समझ सकते हो रे। बाई सिंगल ट्रांसफर वोट। ट्रांसफर बिल का अर्थ क्या होता है रे, ट्रांसफर स्थानांतरित करना। ठीक है, तो लगभग एक ऐसा ही अर्थ निकलेगा कि एक व्यक्ति इस तरीके से वोटिंग करता है कि यदि चाहे तो वो अपना वोट क्या कर सकता है, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। एकल संक्रमण मत का एक मेनली यही तरीका होता है। बाकी आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसका। अब देखो, यहां तक कैबिनेट मिशन आ गया है। अब आगे संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, किन कौन से सदस्य चुनाव जीत के, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली, ठीक है, उनकी बात करेंगे अपन कल। कुल सीटें कितनी थी रे, 389। कितनी थी, 389। वो कितने भागों में बटी हुई थी सीटें, दो भागों में, दो में, एक ब्रिटिश प्रांत, एक रियासत। ठीक है, रियासत को कितनी सीटें दे दी गई, 93। और पीछे बच गई कितनी रे, 296। कितनी बच जाएंगी, 296। ये 296 दो भागों में बटेंगी, 11 प्रांतों में और 4 हाई कमिश्नर प्रांतों में। ठीक है, वो 4 हाई कमिश्नर प्रांत कौन से थे रे, अजमेर, राजस्थान का तो एक अजमेर मेरवाड़ा, पूरा नाम बोला करो, अजमेर मेरवाड़ा, उस टाइम का नाम क्या है, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, दूसरा बलूचिस्तान, दुर्ग, कुरुग, दुर्ग नहीं कुरुग, कुरुग कहाँ है आज के दिन, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, और बलूचिस्तान कहाँ है, पीओके में। ठीक है, और पाकिस्तान मत बोला करो, पीओके में। कहाँ है, पीओके में। ठीक है, और आपकी दिल्ली बीच में बैठी थी। तो बाकी बात करेंगे अपन कल।